हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम तृप्ति है। पिछले सेशन में हम लोग 1990s के टाइम में जो मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स था उसके बारे में चर्चा किए थे और उसका एक सल्यूशन भी हम लोग डिस्कशन किए थे, जिसका नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जातीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। आज हम जातीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जातीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करना चाहता हूँ कि जातीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है क्या। जैसे हम बात किए थे कि जो इन 90s के टाइम में जो मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स था उसको इराडिकेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक नया प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था जातीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसका शुरुआत 2005 में हुआ था और ये मेजरली फोकस कर रहा था जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर किया जा सके। फिर आगे चल के इसके साथ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को शुरुआत किया गया है। फिर दोनों नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन मिलके नेशनल हेल्थ मिशन के नाम पे ये जाना गया है। सो आज हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्या है, इसका एम क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, मेजर क्या क्या कंपोनेंट था इसमें, और उसमें हम क्या बेनिफिट्स या इसका क्या अचीवमेंट्स था, कौन सा ड्रॉबैक इसका था, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर पहले हम बात करें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्या है और ये किस टाइम में लॉन्च किया गया है। ऑलरेडी हम लोग बात किए हैं कि ये 2005 में शुरुआत इसका किया गया था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का जो मुख्य लक्ष्य था, जो ग्रामीण क्षेत्र है उस वहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज को बेहतर करना इसका मुख्य लक्ष्य था। इसका ऑब्जेक्टिव्स का बात करें तो दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स को ये फोकस कर रहा था जो इनिशियल स्टेज में इसमें प्रोग्राम शुरू हुआ था। इसमें एक था जो मैटरनल और चाइल्ड मोर्टालिटी है इसको कम करना। दूसरा है जो ग्रामीण लोग हैं उनको असेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का। अगर ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा और एलाबोरेटली हम देखें, एक तो फोकस था जो RMNCHA के ऊपर। RMNCHA अभी हम उसको बोलते हैं RMNCHA प्लस NB बोला जाता है। RMNCHA मीन्स रिप्रोडक्टिव मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट्स। बट अब उसमें एक चीज़ एडिशन किया गया है, न्यूट्रिशन का भी कंपोनेंट को, राइट। ये जो सारी चीज़ें हैं इसको बेहतर करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करना RMNCHA प्लस N का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा जो मेजर फोकस है वो है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग में हम मेजरली बात करते हैं जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना। दूसरा चीज़ ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर करना। तीसरा चीज़ एक्सेस टू जो एसेंशियल मेडिसिन है उसको भी बेहतर करना। ये तीनों हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग का मेजर कंपोनेंट है। तीसरा जो पार्ट है उसमें है कि जो अर्बन और रूरल एरिया में जो मेजर हेल्थ गैप्स है उसको ख़त्म करना। ये तीन मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है इसका मेजर कौन सा कंपोनेंट के ऊपर ही फोकस करता है। पहला कंपोनेंट जो है वो हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग है। दूसरा कंपोनेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी एंगेजमेंट को बेहतर करना। तीसरा इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना। चौथा चीज़ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी का अपग्रेडेशन करना। तो हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग में हम जैसे बात कर रहे थे इससे पहले, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग में पहला कंपोनेंट हमारा है कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करते हैं कि जो PSCs है, CSCs है, SDH है, DH है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स, स्किल हैंड्स, ये सारी चीज़ों को हम बेहतर करें। तो इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहता हूँ। जैसे मैंने अपने कैरियर में
5-6 साल हम बिहार के पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में काम किए हैं। जब मेरा इनिशियल पोस्टिंग हुआ था 2012-13 के आसपास, सो उस टाइम का बात करें तो जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था बिहार में बहुत पुअर था। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक्सपेक्ट करते हैं जो ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल में जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ रहता है वो CSC लेवल का रहना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स लेवल का होना चाहिए। बट उस टाइम का बात करें 2012-13 के आसपास, तो जो मेजर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ ब्लॉक लेवल में अवेलेबल था उसको PSC लेवल का था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल का था। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले या ह्यूमन रिसोर्स बोले, सारी चीज़ें PSC लेवल का स्ट्रक्चर वहाँ पर अवेलेबल था। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और ह्यूमन रिसोर्स फैसिलिटीज़ कम होगा तो जो मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स आता है लोगों में उसको हम एड्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे। तो हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग में जो पहला कंपोनेंट लिया गया था वो है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सॉरी। दूसरा जो पार्ट है जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका इम्प्रूवमेंट करना। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है उनका स्किल्स को अपग्रेड करना, नया ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करना, और जो गैप्स है ह्यूमन रिसोर्स में उसको कम करना। इसमें अगर NRHM के बाद जो मेजर अचीवमेंट एक देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी लेवल हेल्थ वर्कर्स एंड देयर एंगेजमेंट एंड देयर स्किलिंग पार्ट को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। कम्युनिटी लेवल हेल्थ वर्कर्स में हम सब लोग जानते हैं कि रूरल एरियाज़ में जो आशा वर्कर्स हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी लेवल में। सो इसके थ्रू हम कम्युनिटी का रीच को बढ़ाने के लिए कोशिश की है। तीसरा जो चीज़ है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो अलग अलग सप्लाई चेन इशूज़ हो रहा था उसको रिड्यूस करना, जैसे मेडिसिन का प्रोक्योरमेंट में या सप्लाई में जो इशूज़ हुआ था, वैक्सीन्स का सप्लाई चेन मैनेजमेंट हुआ, या डायग्नोस्टिक सर्विसेज का जो इश्यूज हो रहा था उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए NRHM के बाद काफ़ी कोशिश किया गया है। अब साथ में आते हैं तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है NRHM का वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी एंगेजमेंट। इसमें मेजरली दो कंपोनेंट्स को हम बात करते हैं। एक तो आशा वर्कर्स रिक्रूटमेंट और आइडेंटिफिकेशन एंड स्किलिंग ऑफ आशा वर्कर्स को फोकस किया गया है। हर 1000 पॉपुलेशन में एक आशा वर्कर का डिप्यूटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉर्म्स की तरफ से किया गया है, जो कि कम्युनिटी आउटरीच में हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने में काफ़ी मदद की है। दूसरा चीज़ जो है कम्युनिटी लोगों का पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हर गांव में विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी को, जो BHSNC बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन, उसका स्ट्रेंथनिंग को और फाइनेंशियली उनको कुछ मनी दिया गया है जो कि कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर नीड्स को फुलफ़िल करने में सपोर्ट कर सकता है। तो ये भी एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मेजर कंपोनेंट था। तीसरा चीज़ जो था वो है इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन हेल्थ ऐसा एक कंपोनेंट है जो कि अकेले हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोशिश किया जाए कहीं ना कहीं छूट हो जाएगा। तो इसीलिए अदर जो अलाइनिंग डिपार्टमेंट्स है, जैसे हम बोलते हैं कि वाटर एंड सैनिटेशन का जो डिपार्टमेंट हो गया, हम बात करते हैं WCD का डिपार्टमेंट हो गया, या ICDS मेजरली हम बात करें। तीसरा हो गया एजुकेशन। ये सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेशन में हम बेहतर आउटकम ला सकते हैं, और इनके कोऑर्डिनेशन में किया भी जा रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी था NRHM का। चौथा जो कंपोनेंट था NRHM का वो है रिवाइटलाइजेशन या अपग्रेडेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, मेजरली जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने के लिए कोशिश किया गया है। जैसे मैं अभी एग्जांपल के तौर पर बता रहा था कि बिहार में ब्लॉक लेवल में CHC का फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए था, बट वहाँ पर PSC लेवल का फैसिलिटीज़ में काम किया जा रहा था। हालांकि
12-13 के बाद काफ़ी रैपिडली इसके ऊपर फोकस करके बिहार सरकार जो फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने लगा है और बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने के लिए कोशिश किए हैं। वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके साथ साथ भी गवर्नमेंट का काफ़ी कोशिश रहा है कि जो एसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं, एसेंशियल मेडिसिन है, उसको प्रॉपर्ली अवेलेबल कराना भी एक फोकस था। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में मदद किया है। दूसरा है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिया गया है। जैसे हम बात करते हैं कि एक स्पेसिफिक क्वालिटी हर एक फैसिलिटीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स फिक्स किया गया है। अगर पीएससी है तो उस लेवल में कौन सा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा चीज़ें अवेलेबल है रहना चाहिए। सेकेंडली अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है तो उसमें क्या सर्विसेज अवेलेबल रहना चाहिए, ये सारे को डिफ़ाइन किया गया है। कितने ह्यूमन रिसोर्स रहना चाहिए, कौन सा टाइप का ह्यूमन रिसोर्स को वहाँ पर डिप्यूट करना चाहिए, ये सारे स्टैंडर्ड्स को फिक्स किया गया है। और उस बेस पर हर एक साल असेसमेंट किया जाता है और क्वालिटी अश्योरेंस को इंश्योर करने के लिए हर एक फैसिलिटी लेवल में कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है। कमेटी असेसमेंट करता है, असेसमेंट के बेस पर नेक्स्ट ईयर का एक्शन प्लान डेवलप होता है और फिर कुछ अवार्ड मैनेजमेंट सिस्टम भी रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि लोगों को मोटिवेट करे कि जो क्वालिटी कंपोनेंट है उसको बेहतर करे। तीसरा चीज़, कुछ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम्स भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के द्वारा दिया गया है, ताकि प्रोग्राम्स को अच्छे से रन किया जाए और लोगों को बेहतर मोबिलाइज किया जाए और लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको भी रिड्यूस किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जो जननी सुरक्षा योजना है उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करते हैं। वैसा ही नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम उसमें भी किया जाता है कि जो डायग्नोसिस है हॉस्पिटल में, मेडिसिन है, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल किया जाता है। या हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में, मेल या फीमेल हो, कोई भी अगर स्टेरिलाइजेशन के लिए जाते हैं तो उनको भी कुछ मॉनिटरी सपोर्ट किया जाता है ताकि वो मोटिवेट रहें। अगर मेजर अचीवमेंट्स का बात करें एनआरएचएम का, उसमें एक तो जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इसका था कि जो मैटरनल मोर्टालिटी हो गया, इन्फेंट मोर्टालिटी हो गया, या न्यूबॉर्न मोर्टालिटी हो गया, या हम बात करते हैं चाइल्ड मोर्टालिटी हो गया, ये सारे मोर्टालिटी रेट को कम करने में एनआरएचएम काफ़ी मदद किया है। और एनआरएचएम का इंटरवेंशन के बाद ये सारे मोर्टालिटी रेट में काफ़ी रिडक्शन देखने को मिला है बहुत सारे स्टेट्स में। दूसरा जो मेजर अचीवमेंट है, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का रेट था या परसेंटेज था, वो काफ़ी रैपिडली ग्रो किया है एनआरएचएम के इंटरवेंशन के बाद। स्पेशली जो जननी सुरक्षा योजना है एनआरएचएम के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके बाद ये काफ़ी रैपिडली ग्रो किया है। तीसरा चीज़ जो बेहतर हुआ है वो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का बात करते हैं, उसमें काफ़ी रैपिड ग्रोथ देखा गया है और काफ़ी कवरेज में बेहतर आया है। लास्ट जो है जैसे हम बात कर रहे थे, जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इक्विपमेंट लेवल्स में हो या स्किल्स एंड में हो, क्वालिटी ऑफ केयर्स में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है एनआरएचएम के इंटरवेंशन के बाद। अब कुछ चैलेंजेस भी है एनआरएचएम का इंटरवेंशन के बाद अगर मेजरली बात करें। एक तो बहुत सारे ऐसे रिमोट लोकेशंस था जहाँ पर हम अभी भी लैक कर रहे हैं जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको अपग्रेडेशन करने में। हालांकि गवर्नमेंट का काफ़ी कोशिश रहा है और अभी भी है, ताकि हम फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स, मेडिसिन्स को इंश्योर कर पाए। दूसरा जो मेजर इश्यूज रहा या चैलेंजेस रहा एनआरएचएम के पीरियड में, एक तो ह्यूमन रिसोर्स का कंस्ट्रेंट। अगर हम बात करें एनआरएचएम के बाद काफ़ी ह्यूमन रिसोर्स को एनआरएचएम के थ्रू भी रिक्रूट किया गया है, फिर भी जो मेजर स्किल हैंड्स था उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अभी भी लैक कर रहा है। तीसरा चीज़ जो है वो है सस्टेनेबिलिटी का इशू। हम अगर
अभी रिसेंटली देखे एनआरएचएम एक सेंटर और स्टेट का म्यूचुअली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इनिशियली इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बट जैसे जैसे टाइम बीतते गया है सेंटर अपना जो स्टेक है वो कम करते गया है। सो अगर इन फ्यूचर सेंटर इसको इस स्कीम से विड्रॉ करना चाहे और स्टेट के ऊपर फुल्ली लोड आ जाए तो उस टाइम में हो सकता है फंड का क्रंच हो जाए, तो इसके सस्टेनेबिलिटी में बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल सकता है। आज का सेशन का जो मेजर फोकस था वो था एनआरएचएम क्या है, कब इसका शुरुआत किया गया है, एनआरएचएम में जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या था, इसका क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स था, उसमें कौन सा चीज़ों को हम अचीव करना चाहते थे, और अभी तक हम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एनआरएचएम का इम्प्लीमेंटेशन में। ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स था एनआरएचएम के ऊपर। थैंक यू।